कैसे और कब और किस हालात में मैं हॉस्पिटल पहुंची, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। तभी अचानक कुछ याद आया। मैं दोपहर में सारे न्यूज़पेपर लेकर बैठी थी। सब में मेरी बेटी काजल का फोटो आया था। 2 दिन पहले उसकी एंगेजमेंट हुई थी, जिसमें मंत्री भी शरीक हुए थे। फोटो उनके साथ का था। नीचे लिखा था कि शहर के लोकप्रिय डॉक्टर की बेटी काजल की सगाई दीपक के साथ हुई है। फोटो में बेटी और होने वाले दामाद के साथ मैं और मेरे पति भी खड़े थे। मैं गर्व से भर उठी थी कि तभी फोन बज उठा। जैसे ही फोन कान से लगाया, एक आवाज़ सुनाई दी। मेरी बेटी को अपना कहकर खुश हो रही हो, वो मेरा खून है और मैं आ रहा हूँ उसे सब बताने के लिए। बस इतना सुनने के बाद फोन गिरने की आवाज़ कान में पड़ी और उसके बाद अब होश आ रहा है। पता नहीं कब से यहाँ हूँ। नज़र घुमाकर देखा तो मेरा बेटा, जिसने हाल में ही डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, एक कुर्सी पर गहरी नींद में दिखा। बेटी कहीं नजर नहीं आई। कहीं वो दुष्ट इंसान आकर उसे सब बताकर तो नहीं चला गया। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरे जीने का सहारा। पर जो उसने कहा कि वो तो उसका खून है, क्या सच है? तभी बारिश की आवाज़ सुनाई दी और मन यादों के गलियारे में घूमते हुए कई बरस पीछे चला गया। मैं अपने छोटे से शहर से पापा से बहुत लड़ झगड़ कर आईएएस की कोचिंग के लिए दिल्ली आई थी। दोपहर को 2 घंटे फ्री मिलते थे। तब पास के एक होटल में लंच करके वापस क्लास में आ जाती थी। उस दिन भी जब होटल जा रही थी कि तभी अचानक जोर की बारिश आ गई। एक बड़े से घर का गेट खुला देखकर मैं भागकर अंदर गई और पोर्च में खड़ी हो गई। फिर ध्यान आया कि घर वाले पता नहीं क्या कहेंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्या करूं? खड़ी रहूं या चल दूं? समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी धीरे धीरे घर का दरवाज़ा खुलता दिखा। मैं जब तक कुछ समझ पाती तब तक एक प्यारी सी बच्ची घुटनों के बल चलती बाहर आई, जिसकी उम्र मुश्किल से 9-10 माह की होगी। मुझे देखकर बच्ची मुस्कुराने लगी। मैंने भी मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगी कि उसकी माँ या कोई नौकर आए तो उसे बता दूंगी कि बच्ची पानी की तरफ जा रही थी। पर जब बहुत देर तक कोई नहीं आया, तब हार कर मैंने अंदर जाने का फैसला किया। बच्ची को गोद में लिए मैंने अंदर प्रवेश किया। सामने दीवार पर एक बहुत ही सुंदर युवती का फोटो लगा था, जिस पर फूलों का हार पड़ा था। मैं कुछ सोच पाती कि तभी अंदर के कमरे से एक बुजुर्ग महिला ने प्रवेश किया। मैंने उनको नमस्ते किया, बच्ची के बारे में बताया और अपने पोर्च में खड़े होने की वजह बताई। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। मैंने बच्ची उन्हें देनी चाही तो बच्ची मुझसे लिपट गई। मैं असमंजस में पड़ गई। तब उस महिला ने कहा, बेटा थोड़ा बैठ जाओ। तुम खड़ी हो तो वो घूमने के लालच में मेरे पास नहीं आएगी। मुझे क्या आपत्ति होती। मैं बच्ची को लेकर सोफे पर बैठ गई। घर बहुत ही सुंदर था। मैंने देखा कि टेबल पर एक थाली रखी थी, जिसमें खाना ठंडा हो गया था। मैं समझ गई थी कि बच्ची के कारण आंटी खाना नहीं खा पाई होंगी। मैंने उनसे कहा, आंटी आप खाना खा लो, मैं इसे लिए हूँ। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा रोज का काम है। इसकी आया छुट्टी पर है। ये इतनी शरारती है कि रोज खाना ठंडा हो जाता है। अचानक मुझे समझ में आ गया कि फोटो वाली युवती बच्ची की माँ होगी और ये दादी। कि तभी आंटी की आवाज़ आई, बेटा ये सो गई है, इसे लिटा दो और आराम से बैठ जाओ। मैंने बच्ची को वहीं रखे झूले में धीरे से लिटा दिया और जाने की इजाज़त मांगी। तब आंटी ने कहा, अभी तुमने बताया था कि तुम लंच के लिए जा रही थी और बारिश आ गई, मतलब तुमने भी खाना नहीं खाया। आओ हम दोनों साथ खाते हैं। मैंने बहुत मना किया, पर फिर उनके प्यार भरे अनुरोध को मैं ठुकरा नहीं पाई और सच में मुझे भूख भी जोर से लग रही थी, इसलिए मैं खाने बैठ गई। कई दिन के बाद घर का खाना मिला तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया और तारीफ जी भर कर की। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब रोज आ जाया करो तुम लंच टाइम पर, काजल भी खुश हो जाया करेगी। मैंने आंटी से पूछा कि इसकी बाई कब तक छुट्टी पर है, तो उन्होंने कहा कि बाई की सास मर गई है, इसलिए 15 दिन तक वो नहीं आएगी और दूसरी बाई लगानी चाहिए, पर कोई मिल नहीं रही। खाना बनाने के लिए तो नौकर है, पर बच्ची का सवाल है, इसीलिए हम कोई महिला ही देख रहे हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने तुरंत आंटी से कहा, कोई बात नहीं, मैं 15 दिन तक इस टाइम पर आ जाया करूँगी। आप खाना खा लिया करना, तब तक मैं काजल के साथ खेल लिया करूँगी। आंटी ने
मेरी बात इस शर्त पर मानी कि मैं दोपहर का खाना उनके साथ खाया करूं। मैंने आंटी से मजाक भी किया कि किसी अजनबी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है, पर आंटी ने कहा, इतनी दुनिया तो मैंने भी देख रखी है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। फिर तो मैं लंच टाइम पर आंटी के घर पहुंच जाती, काजल के साथ खेलती और आंटी के साथ खाना खाती। थोड़ा घर वालों के बारे में आंटी बताती थी कि बेटा डॉक्टर है, शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा, बच्ची संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं भी मन में सोचती थी कि कैसे तैयार होगा, इतनी सुंदर बीवी थी बेचारी की, कैसे भूल पाएगा। एक दिन दोपहर को पहुंची तो काजल की जोर जोर से रोने की आवाज़ बाहर से ही सुनाई दे रही थी। दौड़कर अंदर गई तो देखा आंटी किचन के सामने बेहोश पड़ी थी और काजल झूले में जोर जोर से रो रही थी। मैंने जल्दी से काजल को उठाकर नीचे बिठाया, जल्दी से अपनी सहेली शिल्पा को फोन करके डॉक्टर को लाने को कहा। डॉक्टर के आने के पहले शिल्पा आ गई। जल्दी से हमने आंटी को बेड पर लेटाया कि तभी डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने देखकर बताया कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से चक्कर आ गया था। आवश्यक उपचार करके डॉक्टर साहब चले गए। शिल्पा को भी मैंने जाने को कहा। फिर फ़ोन के पास रखी डायरी से नंबर देखकर उनके बेटे को फ़ोन किया। वो भी घबरा गया। तुरंत पहुंचने की बात कही। मैं आंटी के चेहरे को देख रही थी। उस उम्र में छोटी बच्ची की जिम्मेदारी निभाना कठिन था। मेरी माँ भी छोटी उम्र में मुझे छोड़ के चली गई थी। पापा ने दूसरी शादी नहीं की, पर मेरी चाची ने मुझे माँ की कमी नहीं खलने दी। शायद इसीलिए काजल पर मुझे प्यार आता था। और यहाँ आंटी की उम्र और बीमारी के कारण बात अलग थी। इनके बेटे को शादी कर लेनी चाहिए, यही सोच रही थी कि तभी उनके बेटे ने कमरे में प्रवेश किया। फिल्मी हीरो की तरह चेहरा। मैं देखती ही रह गई, पर वो आते ही पलंग की तरफ दौड़ा। बोला, मम्मी क्या हुआ, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? उसकी इस बात पर अचानक मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोल पड़ी, अब बड़ी फिक्र हो रही है माँ की। तब ये फिक्र कहाँ थी जब छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी माँ पे डालकर चले गए। क्यों नहीं तुम दूसरी शादी कर लेते? क्या समझते हो कि सब सौतेली माँ खराब होती हैं? कोई आपकी बच्ची को प्यार नहीं करेगी? डॉक्टर साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। बोलिए, क्यों नहीं कर लेती दूसरी शादी? अचानक मैंने देखा कि डॉक्टर साहब का विस्मय चेहरे से गायब होने लगा और एक शरारती मुस्कान उनके होठों पर आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे बाबा, दूसरी तब करूँगा जब पहली हो। अभी तो मेरी पहली शादी भी नहीं हुई। क्या? मैंने आश्चर्य से आंटी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी शरारती मुस्कान विराजमान थी। उन्होंने बताया कि काजल उनकी बेटी सुरभि की बेटी है, जिसका फोटो हॉल में मैंने देखा था। डॉक्टर यश उनका बेटा है। अब तो मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी और आंटी से जाने की इजाज़त मांगी। आंटी ने कहा, अब बहुत रात हो गई है, तुम्हें वहाँ खाना भी नहीं मिलेगा, खाना खा लो, फिर मेरा बेटा हॉस्टल छोड़ देगा। डॉक्टर साहब ने भी अपनी माँ का समर्थन किया और नौकर को खाना बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत देते हुए कपड़े चेंज करने चले गए। खाना खाते टाइम सब चुप थे। तब यश ने कहा, वैसे आपने एक बात ठीक पहचानी। मुझे डर है कि मेरी शादी के बाद काजल का क्या होगा। कोई भी लड़की एक बच्ची और सास की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहेगी। उनका सामान्य व्यवहार देखकर मैं भी सामान्य हुई और मैंने कहा, क्यों नहीं, कोई भी लड़की इतना अच्छा घर और इतना सुंदर लड़का देखकर तुरंत हाँ बोल देगी। बोलने के बाद मैंने देखा कि माँ बेटा फिर मुस्कुरा उठे थे। मेरा ध्यान अपने शब्दों पर गया तो अपनी बेवकूफ़ी पर मुझे शर्म महसूस हुई। अतः मैंने जल्दी से खाना ख़त्म किया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई कि तभी यश ने कहा, यदि ऐसा है तो क्या आप तैयार हैं मुझसे शादी करने को? घबराहट के मारे मेरे तो पसीने छूटने लगे। आंटी ने बात संभाली, बेटा जाओ, जल्दी जाओ, इसे छोड़कर आओ, वरना हॉस्टल में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यश जी ने कार निकाली। मैं चुपचाप उसमें बैठ गई। मुझे महसूस हो रहा था कि वो लगातार मुझे देखे जा रहे हैं। बड़ी देर के बाद बोले, मेरी बात से यदि आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर जितना आपके बारे में माँ से सुना था और जब से आपको देख रहा हूँ तो लगता है कि आप बाकी लड़कियों से अलग हैं। और मैं अपने शादी के प्रस्ताव को फिर से दोहराता हूँ। मुझे पता है आपके सपने अलग हैं। आप कलेक्टर बनना चाहती हैं, तो वो आप शादी के बाद भी बन सकती हैं। मेरी सपोर्ट आपको हमेशा रहेगी, पर जिस तरह आप काजल को चाहती हैं वैसा प्यार कोई दूसरी लड़की नहीं दे सकती। मुझे आपके जवाब की कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से सोचकर बताइएगा।
आपका जवाब ना भी होगा तो भी मुझे कोई बात नहीं। आप काजल और माँ से पहले की तरह ही मिलती रहना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप मुझे हॉस्टल के गेट पे छोड़ के चले गए। रूम के अंदर जाते ही मैं सीधे बेड पर गिर गई। सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। अभी तक कोई लड़का यदि प्यार की बात कहता था तो मैं उसकी 7 पुस्तों की खबर ले डालती थी, परंतु आज यश ने सीधे शादी की बात कह दी और मैंने चुपचाप सुन ली। एक शब्द भी नहीं कहा। एक अलग सी अनुभूति हो रही थी। बड़ी देर तक मैं सोचती रही। जब सोचते सोचते थक गई तो पापा को फ़ोन लगा डाला। पापा की आवाज़ सुनते ही मेरी रुलाई निकल गई। मैं बोली, पापा आप तुरंत यहाँ आ जाओ, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। पापा ने बहुत पूछा पर मैं कुछ नहीं बता पाई। पापा दूसरे दिन ही मेरे सामने थे। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा ने सारी बात शांति से सुनी और फिर मुझसे पूछा, तुम क्या चाहती हो? यश मेरे मित्र डॉक्टर विनीत का बेटा है। मैं पूरे परिवार को जानता हूँ। मैंने पापा से कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, आप ही बताओ। पापा बोले, बेटा यदि एक पिता से सलाह मांगोगी तो मेरा कहना है, लड़का और घर दोनों अच्छे हैं। मैं खुद भी इतना अच्छा घर नहीं ढूंढ पाता, और यदि एक दोस्त के रूप में सलाह दूं तो मुझे पता है कि तुम्हारा सपना कलेक्टर बनने का है, तो शादी का विचार छोड़ दो। परंतु जैसा तुमने बताया है कि यश ने कहा है कि शादी के बाद भी तुम कोर्स कर सकती हो, तो मेरा सोचना है कि तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए। बस इसके 1 महीने के अंदर ही मैं डॉक्टर यश के साथ विवाह करके उनके घर आ गई। आंटी अब मेरी माँ बन गई थी और काजल तो मुझे हर समय पाकर बहुत खुश थी। कई दिन बीत गए। मैं घर परिवार में कुछ ज़्यादा ही रम गई। मम्मी और यश मुझे पढ़ने को कहते पर मैं टाल जाती थी। मेरा काम बस काजल को संभालना, घर को संभालना और तरह तरह का खाना बनाना रह गया था। पापा के दोस्त दिल्ली में वकालत करते थे। कोचिंग जाते टाइम मैं हर सप्ताह उनके ऑफिस जाती थी। उन्होंने शादी के बाद भी आते रहने को कहा था, पर मैं तो अपनी दूसरी दुनिया में ही मस्त थी। फिर अचानक सारी खुशियाँ काफूर हो गई। हुआ ये कि मैं सुरभि का रूम जमा रही थी। मम्मी जी ने उसे वैसे ही रखा था जैसे उसकी शादी के पहले था। तब मुझे कुछ डायरियाँ मिली। मुझे ये तो पता लग चुका था कि काजल की माँ ने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी की थी। उस टाइम यश MS की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। पापा जी ने शादी की इजाज़त नहीं दी तो सुरभि ने घर छोड़ दिया, और जब बेटी हुई तब उसके जन्म के समय उसकी मृत्यु हो गई। तब यश काजल को अपने साथ ले आए। बेटी के गम में पापा जी भी चल बसे। इसके आगे की जानकारी मुझे सुरभि की डायरी से मिली। एक डायरी उस समय की थी जब काजल आने वाली थी। दिल की बातें उसमें लिखी थी। उसका पति सूरज उसे कितना प्यार करता था। सूरज चाहता था कि बेटी हो। उसका नाम उन्होंने काव्या तय किया था, और सुरभि चाहती थी कि बेटा हो और उसका नाम मयंक। उसने सोचा था। उनकी प्यारी नोकझोंक पढ़कर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, और पता नहीं किस भावना के तहत मैंने ये सोच लिया कि बेचारे सूरज जी अपनी बच्ची को कितना याद करते होंगे। यश और मम्मी जी कभी उनका नाम ही नहीं लेते। अपनी बच्ची को देखने का उनको भी हक है। अपनी कानूनी पढ़ाई के कारण हक की बात भी दिमाग में जोर मारने लगी, और मैंने चुपके से एक चिट्ठी सूरज जी को लिख दी कि आपका मन होता होगा बच्ची को देखने का तो आप कभी भी आ सकते हैं, आखिर वो आपका खून है। और इंतज़ार करने लगी कि जब सूरज जी अपनी बच्ची से मिलने आएंगे तब मैं क्या क्या दलीलें दूंगी। करीब 1 माह के बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर देखा तो कोई आदमी खड़ा था। बोला, डॉक्टर यश, श्रीमती सीमा और शोभा देवी को बुलाइए, कोर्ट का सामान है। मम्मी जी तब तक आ गई थी। हमने अपने नाम उसे बताए। तब मुझे और मम्मी जी को उसने कुछ कागज़ दिए। एक कॉपी यश जी के लिए दी थी। हमारे दस्तखत लेकर वो चला गया। मैंने जब उन कागज़ों को देखा तो लगा चक्कर आ जाएगा। सूरज ने हम पर केस किया था कि हम उसके नाम का उपयोग सुरभि की नाजायज बच्ची के लिए करना चाहते हैं और उसको बदनाम करके उसकी दौलत ऐंठना चाहते हैं। और तो और इसमें काजल को भी जोड़ा गया था, और उसके नाम के आगे जो लिखा था उसे देखकर तो मेरा हृदय चित्कार उठा। मम्मी जी भी आंसू बहाए जा रही थी। उन कागज़ों के साथ मेरी चिट्ठी की फ़ोटोकॉपी भी लगी थी, जिसको आधार बनाकर उस दुष्ट इंसान ने कोर्ट से सहायता मांगी थी कि हम लोगों को काजल के पिता के रूप में उसका नाम लिखने से निषेधित किया जाए, और इस बात की घोषणा की जाए कि काजल उसकी बेटी नहीं है, और हमसे मानहानि करने के रूप में कुछ हर्जाना भी मांगा था।
उफ, कोई कितना नीचे गिर सकता है, मेरी सोच के परे था। तभी मम्मी जी ने फ़ोन करके यश जी को बुलवा लिया। उस दिन पहली और शायद आखिरी बार मैंने इनको गुस्सा होते देखा। मेरे कंधे जोर से पकड़कर बोले, क्या जरूरत थी उस कमीने को कुछ लिखने की, वो इंसान है ही नहीं। पहले सुरभि को फंसाया, फिर जब देखा कि पापा ने उसे नहीं अपनाया तो कुछ मिलने की आशा ना देख उसे काजल के जन्म के कुछ दिन पहले बेसहारा छोड़ गया। बिना कुछ खाए पिए मेरी बहन बेहोश थी। जब पड़ोसियों ने सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तो शुक्र था कि मेरा एक साथी उस हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था, जिसने सुरभि को मेरे घर पर कभी देखा था। उसने मुझे फ़ोन किया, मैं जाकर अपनी बहन को लाया। सोचो, जिसके पिता का इतना बड़ा हॉस्पिटल हो और वो अनाथों की तरह गंदे कपड़ों में कई दिनों तक भूखी प्यासी सरकारी हॉस्पिटल में थी। हम लोग जब तक उसे लेकर आए बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची को जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो गई। पापा को भी इस बात का बहुत सदमा लगा कि समय रहते उन्होंने अपनी बेटी की खबर नहीं ली। कुछ देर ठहरकर उन्होंने फिर बोलना शुरू किया, और जब हम सुरभि की मौत की खबर देने के लिए उसके घर जयपुर गए और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए चलने की प्रार्थना की, तब उस कमीने ने साफ मना कर दिया। उसके पिता ने कहा कि देखिए, जो होना था वो हो गया, अब आप लोग इस बात का प्रचार मत करिए, आप लोग जाइए यहाँ से, तमाशा मत करिए। मैं और पापा वापस आ गए और उस सदमे से ही पापा 5 दिन बाद चल बसे। सांस लेकर इन्होंने फिर मुझे गुस्से से देख कर कहा, उस कमीने का मैं नाम भी दोबारा सुनना नहीं चाहता था, और तुमने ये क्या कर दिया। मैं निशब्द रोती रही, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। फिर मैंने आंसू पोंछकर यश से कहा, वकील अंकल से सलाह कर लेते हैं। मम्मी जी ने भी कहा, हाँ बेटा, वकील साहब से मिल लो, फिर देखेंगे क्या करना है। ये चुपचाप मेरे साथ चल दिए। अंकल अपने घर के सामने बने ऑफिस में ही थे। हम दोनों ने उनके सामने सारे पेपर्स रख दिए। अंकल ने सारे पेपर्स ध्यान से पढ़े और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, शादी का कोई फोटो या प्रमाण पत्र ले आओ, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र तो है ही। ये सुनकर यश ने कहा, फोटो तो जो बहन ने भेजा था पापा ने गुस्से में फाड़ दिया, और प्रमाण पत्र भी शायद नहीं है। ये सुनकर अंकल सोच में पड़ गए। बोले, यह आदमी बहुत शातिर लगता है, पूरी तैयारी के बाद ही कोर्ट गया होगा। कोई बात नहीं, इनकी शादी का कोई गवाह देख लो, कोई दोस्त, पंडित या पड़ोसी, उनकी गवाही हम पेश कर सकते हैं। सारी जानकारी लेकर और ज़रूरी गवाहों की लिस्ट बनाकर हम लोग निकल पड़े। लगातार 4 दिन सुरभि के दोस्त और पड़ोसियों को ढूंढते रहे, परंतु इतना आसान नहीं था दिल्ली जैसे शहर में ऐसा कोई मंदिर और पंडित ढूंढना। सब जगह तलाश किया, कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिला। काजल का जन्म प्रमाण पत्र तो था, पर उसके बारे में ही सूरज ने आरोप लगाया था कि सुरभि के पिता और भाई ने जानबूझकर उसके नाम का उपयोग किया है और अपना हॉस्पिटल होने का फायदा उठाया है। अब क्या करें, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल ने कहा, कोर्ट में सबूत पेश करने होते हैं। सूरज ने तो लिखा ही है कि वो कॉलेज छोड़ने के बाद जयपुर चला गया था और दिल्ली आया ही नहीं, और ज़रूर उसने कुछ झूठे कागज भी बनवा लिए होंगे। यश ने पूछा कि यदि वो जीत गया तब क्या परिणाम हो सकता है। अंकल ने और मैंने समझाया कि काजल को अपने पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी और उसके नाम के आगे से सूरज नाम हट जाएगा। बहुत देर सोचने के बाद यश ने कहा, काजल को संपत्ति तो अपनी माँ की इतनी मिलेगी कि उसकी संपत्ति की जरूरत ही नहीं है, और अच्छा है उसका नाम काजल के नाम से हट जाए। तब अंकल ने कहा कि फिर तो आप कोर्ट में उपस्थित ही मत होइए, तब कोर्ट एक पक्षीय फैसला उसे दे देगा। मेरा मन इस बात के लिए तैयार नहीं था, पर और कोई चारा भी नहीं था। हम लोग वापस आ गए। मैं जब भी काजल को देखती तो मेरी आंखों में आंसू निकल आते। ना वो चिट्ठी में सूरज को लिखती और ना ही ये सब होता। यही सोचते हुए मेरे दिन रात निकल रही थी। एक दिन फिर डाक से 2 पत्र आए। एक सूरज का था, जिसके साथ कोर्ट के निर्णय की कॉपी थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि काजल सूरज की पुत्री नहीं है। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन शाम को सबके इकट्ठा होते ही मैंने एक फैसला सुना दिया कि मैं काजल को गोद लूंगी। सभी बहुत खुश थे। कोर्ट ने भी 1 माह के अंदर काजल को हमारी पुत्री घोषित कर दिया। तभी शुभ के आने की आहट भी मिल गई। यश ने दिल्ली से कहीं दूर बसने का निर्णय लिया। बस कुछ ही दिनों में हम लोग छोटे से शुभ और काजल को लेकर रायपुर आ गए। हम लोग जल्दी इस नए माहौल में रम गए। इनका नाम यहाँ बहुत जल्दी अच्छे डॉक्टरों में शुमार हो गया।
जिंदगी आराम से गुजर रही थी। मैं भी भूल गई थी कि काजल मेरी अपनी कोख से जन्मी बेटी नहीं है। दोनों बहन भाई बहुत प्यार से रहते थे। पढ़ने में दोनों बड़े होशियार थे। अचानक एक दिन जब काजल शायद 9वीं कक्षा में थी, उसने उस दिन मुझसे पूछा, क्यों मम्मा, आप कलेक्टर बनना चाहती थी, फिर क्यों नहीं बनी? मैंने इनकी तरफ देखा। ये फौरन बोले, बेटे तेरी मम्मी को तुम्हारी माँ बनने की जल्दी थी ना, इसलिए। मैंने जल्दी से जवाब दिया, बेटा मेरा सपना तो था कलेक्टर बनने का, पर तेरे पापा मुझ पर ऐसे फिदा हुए कि शादी के लिए पीछे ही पड़ गए। फिर तुम मिल गई और मैं अपने सपने को भूल गई। बोलते बोलते जैसे मैं पुरानी यादों में खो गई। काजल ने पता नहीं क्या समझा और फिर मेरे गले लगकर बोली, डोंट वरी माँ, आपके सपने को आपकी बेटी पूरा करेगी। फिर अपने भाई के कान पकड़कर बोली, सुन नालायक, मैं अब डॉक्टर नहीं बनूंगी, तू बनेगा और पापा का हॉस्पिटल तू संभालेगा। मैं तो अपनी मम्मा का सपना पूरा करूंगी। मेरा मार्गदर्शन तो था ही। जल्दी वो दिन भी आ गया जब मसूरी से ट्रेनिंग करने के बाद उसकी रायपुर में एक अतिरिक्त कलेक्टर पद पर प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति हो गई। उसके बैच के 6 और लड़के थे। उनको हमने खाने पर बुलाया। सभी बहुत ही खुश मिजाज थे। खाना खाने के बाद भी बड़ी देर तक बातचीत चलती रही। मैंने महसूस किया कि उनमें से एक की नज़र काजल पर थी। काजल भी उसको अलग नज़र से देख रही थी। पूछताछ करने पर पता चला कि वह मुंबई का रहने वाला था। उसके पापा आर्मी में थे। उसका नाम दीपक था। मैं लड़की की माँ की तरह सोच रही थी कि लड़का अच्छा है, बराबर के पद पर है और सबसे बड़ी बात थी कि काजल को पसंद भी कर रहा है। काजल भी शायद उसे पसंद करती थी। मैंने इनसे बात करनी चाहिए, पर इन्होंने मुझे मीठी झिड़की दी कि अरे कुछ तो सोच बदलो, आजकल का ज़माना नया है, लड़के लड़की बराबरी से हंसी मजाक करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपस में प्यार करते हों। मुझे गुस्सा आ गया और मैं करवट बदल कर सो गई। पर मेरा अंदाज़ा कितना सही था ये मुझे दूसरे दिन पता लग गया। शाम को जब काजल ऑफिस से आई तब कार में उसके साथ दीपक भी था। मैंने तुरंत चाय नाश्ता लगवाया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने देखा दोनों एक दूसरे को कुछ इशारे से कह रहे थे। आखिर काजल ने कहा, माँ दीपक को आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? दीपक ने धीरे धीरे मुझे अपने और परिवार के बारे में बताया। काजल को मेरी मंजूरी चाहिए थी। मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं था और मैं तो कल रात से ही सपने देख रही थी, पर मुझे एहसास हुआ कि दीपक को सच बता देना चाहिए। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर काजल ने हंसते हुए कहा, मम्मी ज़रूर तुम्हें अपनी लड़की का पीछा छोड़ने के लिए पैसे देने वाली है। तुम फिल्मी हीरो की तरह पैसे ठुकरा मत देना, अच्छी खासी रकम मांग लेना, फिर हम दोनों खूब शॉपिंग करेंगे। मैंने उसके इस मजाक को कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे वहीं रुकने के लिए बोलकर दीपक को अपने कमरे में ले गई। कमरा बंद करके मैंने अपनी अलमारी से वो बरसों पुराने कोर्ट के कागज़ निकालकर उसे दिखाए और बताया कि काजल हमारी अपनी बच्ची नहीं, गोद ली हुई है। संक्षेप में उसे काजल की कहानी बताई। अंत में मैंने कहा, हम इस बात को भूल चुके हैं, पर तुम उसे जीवन साथी बना रही हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम सच जान लो। अब तुम्हारा जो फैसला हो बता दो। कहकर मैं आंखें बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद महसूस हुआ कि दीपक मेरे आंसू पोंछ रहा है। दीपक ने सारे कागज़ वापस अलमारी में रखे और मेरे हाथों को अपने माथे से लगाते हुए बोला, अब तो किसी भी कीमत पर मैं इस घर से रिश्ता जोड़ के ही रहूँगा। बस इसके बाद दीपक के मम्मी पापा आए और सगाई तय कर दी। शुभ भी अमेरिका से अपनी MS की पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया। शहर के बड़े होटल में हमने काजल की सगाई रखी। शहर के कुछ प्रमुख लोग, कुछ परिचित और काजल और दीपक के ऑफिस के अधिकारी, सब मिलाकर करीब 100 मेहमान हो गए थे। गवर्नर साहब के आने से फोटोग्राफर्स ने तो बस मौका ही नहीं छोड़ा, हजारों फोटो ले डाले और उन्हीं में से एक फ़ोटो समाचार पत्रों में छपा था, जिसे मैं उस दिन देख रही थी कि तभी वो फ़ोन आया था। मैं वापस वर्तमान में लौट आई। पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। काजल को सब पता लग गया क्या? क्या वो मुझसे नाराज़ हो गई? यदि नहीं तो वो यहाँ पर क्यों नहीं दिख रही? मुझे कुछ हो जाए और काजल पास ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? कि तभी रूम की घड़ी ने सुबह के 6 बजाए। बेटा झटके से उठा और मेरी तरफ बढ़ा। मुझे आंखें खोले देखकर खुशी से चिल्ला पड़ा, ओ माँ, आप जाग गई? काजल तो मेरे गले लगकर रोने ही लग गई। क्या माँ,
आपने तो डरा ही दिया। मेरी शादी का इतना दुख है तो मैं नहीं करती शादी। मेरा बेटा फौरन बोला, अरे जाओ, मम्मी तो खुशी से बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। और अटैक तो मुझे आना था, खुशी का कि कम से कम अब घर पर मेरा राज होगा। काजल ने तुरंत उसका कान पकड़ा। बड़ा आया, विदेश क्या पढ़कर आया है, 4 दिन लगा दिए मम्मी को ठीक करने में। पहले डॉक्टर तो ठीक से पढ़, फिर घर पर राज करना। दोनों की नोक-झोंक सुनकर मैं निहाल हुई जा रही थी। काजल पहले की तरह ही थी, लगता है वो नहीं आया होगा। मैंने चैन की सांस ली। 1 सप्ताह के बाद मैं अपने घर की राह पर थी। कार में यश और दीपक आगे बैठे थे, काजल मुझे संभाले पीछे थी। अचानक काजल ने कहा, मुझे पता है आपको किस बात का सदमा लगा। वो आदमी आया था जिसके कारण आप हॉस्पिटल पहुंची थी। मैंने चौंक कर उसे देखा। तभी यश ने बात संभाली और बोला, हाँ सीमा, वो आया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं, पर अच्छा हुआ तुमने दीपक को सब बता दिया था। उसने ही काजल को तुम्हारे कमरे में ले जाकर कोर्ट के सारे कागज दिखाए और फिर बाकी की कहानी मैंने काजल को बताई। इन दोनों ने उसका वो हाल किया कि मज़ा ही आ गया। उसने सोचा होगा कि तुम्हें डराकर कुछ पैसे ऐंठ लेगा, पर तुम तो उसका फ़ोन सुनते ही बेहोश हो गई। वो जब घर आया तब तुम हॉस्पिटल में थी। उसने ये नहीं सोचा था कि उसका सामना काजल से हो जाएगा। वो अपनी बेटी के आधार पर भरण पोषण का दावा करने की सोच रहा था, पर काजल ने सारे कागज उसके सामने लहरा दिए और धमकी दे डाली कि ये सोचकर आए थे कि मेरी मम्मी पापा से पैसे वसूल करोगे। तुम हो कौन? मेरी माँ से तो तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। ये तो तुमने कई बरस पहले कोर्ट में बता दिया था। मैं तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी माँ तुम्हारे कारण हॉस्पिटल में है। अब जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? और फिर तुरंत एसपी साहब को फ़ोन भी कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और उसे ये कहकर चले जाने को कहा कि दोबारा शहर में पैर रखा तो सीधे जेल दिखोगे। काजल ने मेरे गले लगते हुए कहा, आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं माँ, और ना हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है जो किसी के कुछ कहने से ख़त्म हो जाए। अब पता चलेगा उस बच्चों को। सुना है भूखे मरने की नौबत आ गई है उसकी। मैंने राहत की सांस लेकर काजल को गले लगा लिया। घर आ गया था, पर फिर मेरा भावुक मन ये सोचकर परेशान हो गया कि आखिर है तो काजल का ही पिता, भूखों मर रहा है तो ये ठीक नहीं। काजल ने जैसे मेरे मन की बात जान ली। बोली, आप चिंता मत करो माँ, मैंने और दीपक ने कलेक्टर से बात करके उसे वृद्धाश्रम भेजने का प्रबंध कर लिया है। जब तक जीवित है निराश्रित पेंशन भी उसे मिलती रहेगी, वो भूखा नहीं मरेगा। मैंने जब नज़र भरकर उसे देखा तो वो मेरे गले लगकर बोली, मुझे धरती पे लाने का एहसान तो किया था उसने, वरना इतनी प्यारी माँ कैसे मिलती। इसलिए वो कर्ज चुका दिया। अब और इससे ज़्यादा आशा मत रखना कि मैं कभी उससे मिलने जाऊंगी या कुछ और करूंगी। मैंने हंसकर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।